हम आज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करेंगे और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को आपको याद रखना है, वो है लेमार्क और दूसरा है डार्विन। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं लेमार्क। लेमार्क ने एक विकासवाद का एक प्रमुख सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत था लेमार्किज्म या लेमार्कवाद कहते हैं। लेमार्किज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? लेमार्कवाद। लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने अपने संपूर्ण विकास के जो पॉइंट है उसको वर्णित किया है। वो पुस्तक का नाम है 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, याद रखेंगे पुस्तक का नाम है फिलॉसफिक जूलॉजी। फिलॉसफिक जूलॉजिक याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार आया है लेमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, लेमार्कवाद का एक दूसरा और नाम है जिसे आप जानेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो कभी कभी प्रश्न परेशान करने के उद्देश्य से 12th में पूछ लिया जाता, लेमार्कवाद नहीं पूछा जाता। क्या पूछ लिया जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो अपन बात करें उपार्जित लक्षणों की वंशागत या लेमार्कवाद के सिद्धांत के मुख्यतः जो बिंदु है, पहला है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात हिंदी में कहते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव। हमने आपसे कई बार बात किया है कि जो सजीव जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार ढलने का प्रयास करता है, जिसे एडाप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, हमने आपसे बात किया था कि जो सजीव वातावरण के अनुसार ढलने के प्रयास में असफल हो जाता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जो जिनमें अनुकूलन की क्षमता आ जाती है वह सजीव उस इन्वायरमेंट पर ही सरवाइव करेगा। ठीक, क्लियर? तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में जो हमने बात किया यही लिखेंगे आप कि प्रत्येक सजीव जिस इन्वायरमेंट या हैबिटेट पर रहता है वो उसको वह इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, और जो सजीव उस इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाता है वो जीवित रहता है। बाकी सजीव जो इन्वायरमेंट के अनुसार ढल नहीं पाते या अनुकूलन की क्षमता उनमें नहीं आ पाती वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हम बात करेंगे न्यू नीड। सेकंड पॉइंट क्या है? न्यू नीड। तो आप जानिए, ध्यान से समझें कि वातावरण में परिवर्तन होने से सजीवों की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जैसे सपोज करिए कोई भी एक जीव था जो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय स्थानों पर रहता था, लेकिन उसका जो भोजन था वह स्थलीय आवास में खत्म हो गया, तो वह धीरे धीरे कहाँ जाने लगा? जल में जाने लगा। और उसका जो भोजन कहाँ उपलब्ध हुआ? जल में। तो उसमें कौन सा अनुकूलन आ जाएगा? जल में निवास करने का अनुकूलन आ जाएगा। और निश्चित ही जो जलीय पक्षी हैं पहले स्थलीय थे, वातावरण में परिवर्तन हुआ, उनका भोजन स्थल से खत्म हुआ, वो जल की ओर उनका माइग्रेशन हुआ और उनमें कैसा अनुकूलन आ गया? जलीय अनुकूलन आ गया। और हो सकता है उनमें उनकी जो पैर हैं उनमें उनके पैरों में जालीनुमा संरचनाएं विकसित हो गई, और जो उनके पंख थे उड़ने के लिए वो लगभग अक्रियाशील हो गए। इसीलिए याद रखेंगे कि जलीय जो पक्षी हैं उनमें उड़ने की क्षमता उतनी प्रबल नहीं होती। तीसरा पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेमार्क का कहना है कि वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो वातावरण में परिवर्तन होने के कारण वह सजीव अपने आप को उसी वातावरण में ढालने का प्रयास करता है। तो मैं आपसे बात करूं, ध्यान से बात को समझो कि वह सजीव वातावरण के अनुसार फिट होने के लिए उस सजीव में कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अर्थात मैं आपसे बात करूं उन संरचनाओं को जो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने के लिए जो संरचनाएं उस सजीव में विकसित हुई उसको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर या उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या है जल्दी बताऊंगा कि प्रत्येक सजीव वातावरण में रहने का प्रयास करता है और उसी के अनुसार अनुकूलित होने का प्रयास करता है। तो अनुकूलन के दौरान उस सजीव में कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित हो गई
जिसके कारण वह सजीव वातावरण में आसानी से रह जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं, नागफनी का पौधा स्थलीय था, उस स्थलीय स्थान पर अचानक क्या हो गया, पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी हो गई तो क्या हो गया, उसका स्टेम जो मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न। तो ये परिवर्तन जो वो संरचनाएं विकसित हो गई। कौन कौन से, कांटे आ गए, पत्तियों का रूपांतरण हुआ, कांटे बन गए, और स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जो संरचनाएं नई बनी उसमें, ठीक है, वह संरचनाएं कहलाती हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, क्या कहलाती हैं, याद रखेंगे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहले आप ये समझिए यूज एंड डिसयूज। तो इनका कहना है कि कोई भी सजीव जिस अंग का उपयोग जितना करता है वह अंग उतना विकसित होता है, और जो भी सजीव जिस अंग का प्रयोग कम करता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है या अवशेषीय अंग के रूप में उसके शरीर में रहता है। इनका कहना है लेमार्क का कि जो सजीव जिस अंग का उपयोग करता है वह अंग अधिक विकसित होता है। ये सत्य बात है। यदि आप ब्रेन का उपयोग करोगे तो ब्रेन अधिक फर्टाइल होगा। यदि आप हाथों का प्रयोग अधिक करोगे, इसीलिए हैंडबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी उनके हाथ मजबूत होते हैं, जो दौड़ते हैं उनके पैर मजबूत होते हैं, क्योंकि वो पैरों का उपयोग करते हैं, हाथों का उपयोग करते हैं। तो क्लियर कट एक बात समझो, इन्होंने कहा जिस अंग का प्रयोग जितना करोगे उतना विकसित होगा, और जिस अंग का प्रयोग नहीं करोगे धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आपके शरीर में रहेगा, हो सकता है खत्म भी हो जाए। लास्ट वाला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मैंने बता दिया, क्या है एक्वायर्ड कैरेक्टर, वह अंग जो अनुकूलन के दौरान सजीवों में विकसित हो जाते हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनका कहना है लेमार्क महोदय का कि एक्वायर्ड कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और क्या करेंगे, इस प्रकार दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में जाएंगे और एक नई जातियों का एक नई जातियों की उत्पत्ति होगी। समझ रहे हो इन बात को क्या कह रहे हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से लगभग 10-12 पीढ़ी बाद एक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होगी। यह है लेमार्क के मुख्य बिंदु। इनमें एक आपने जिराफ वाला उदाहरण पढ़ा है कि जिराफ एक नॉर्मल था, हिरण जैसा प्राणी था, ग्रास को खाता था। अचानक उस जंगल से ग्रास खत्म हो गई। ग्रास खत्म हो गई तो पेड़ों की पत्तियों को खाने लगा, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई तथा अगले पैर भी लंबे हो गए। तो उसका अनुकूलन था, ठीक है। तो यदि ऐसा ना होता जिराफ में तो धीरे धीरे वो नष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर उसकी जो लंबी गर्दन हो गई और अगले पैर लंबे हो गए वो कहलाएंगे उपार्जित लक्षण। हम आपसे बात करें ऐसे ही स्नेक कभी छिपकली जैसा था और पर्यावरण परिवर्तित हुआ तो उसने अपना आवास चेंज किया, बिलों में रहने का प्रयास करने लगा। तो बिल में घुसने के लिए पैर बाधक होते रहे थे, इसलिए धीरे धीरे उसके पैर अवशेषीय अंग के रूप में रह गए, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं आपसे, जो मनुष्य का जो एक्सटर्नल ईयर है, बाह्य कर्ण, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। और जो उसमें मसल्स पाई जाती हैं वो अवशेषीय अंग के रूप में, और गाय भैंसों में वह सक्रिय होते हैं, उनकी उपयोगिता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, यह था लेमार्कवाद। लेमार्कवाद की एक सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है, ध्यान से बात को सुनना। आलोचना क्या थी? जो इसने बताया कि वास्तविक रूप से एक्वायर्ड कैरेक्टर सजीव में विकसित हो जाते हैं, ये सत्य बात है, लेकिन वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं करते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। जो इसकी सबसे बड़ी आलोचना थी किस पर हुई है? एक्वायर्ड कैरेक्टर पर। और इसका जो सबसे बड़ा, इसका जो प्रबल विरोधी था वो बीजमैन था। बीजमैन ने एक प्रयोग किया है, जो आप ध्यान से सुने, कि चूहे की वो पूंछ काटता था, फिर उसमें संकरण की प्रक्रिया किया, तो उंगलियां जो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में जो उसकी संतान पैदा हुई उसमें पूंछ थी, फिर से पूंछ काट दिया। ऐसे लगभग 10-12 पीढ़ी तक वो पूंछ काटकर, मेल और फीमेल की पूंछ काटकर उनमें संकरण की प्रक्रिया करता, तो उनके बच्चे पूंछ वाले पैदा हुए। तो निश्चित है बीजमैन ने इनहेरिटेंस की बात को नकार दिया, अर्थात उपार्जित लक्षण तो विकसित होते हैं लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति
नहीं करते, ठीक है। ऐसे में आपसे बात करूं, जैसे टेलर है, ठीक है, टेलर या दर्जी जो अधिक आंखों का उपयोग करता है, अर्थात मैं आपसे बात करूं कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत तीव्र होती है, तो क्या उनके जो बच्चे पैदा होंगे वह उनकी भी आंखों की रोशनी बहुत तीव्र होगी? हो सकता है उनके जो बच्चों में 5 साल बाद चश्मा लगाना पड़े बच्चों को, ठीक है। तो ये कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट थी। आप लेमार्क बात को लिख कर समझाएंगे, आज या कल मैं तुम्हें डार्विन बात बताऊंगा।